नमस्कार, मैं हूं मनीष। स्कूलों की पढ़ाई से लेकर जीवन में मरते दम तक हमें कोटेशन पढ़ते और सुनते आते हैं कि पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, वृक्ष है तो जीवन है। कोरोना काल में तो ये लाइन एकदम से खूब चल पड़ी थी कि सांसें हो रही कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। ये चंद लाइनें किसी भी शहर के प्रवेश द्वार पर आपको आसानी से लिखी हुई मिल जाएंगी। हम पढ़ लेते हैं और इस तरह लिखने वालों का उद्देश्य पूरा हो जाता है। फिर हम अपने व्यस्ततम जीवन में समय निकालकर एयर कंडीशनर में बैठते ही यह सब नौटंकी भूल जाते हैं। इस तरह हम वृक्ष भी लगा लेते हैं और पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य भी पूरा कर लेते हैं। आज इसी स्वार्थ का नतीजा है कि पर्यावरण की चिंताओं और आदिवासियों के विरोध को दरकिनार कर छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने अडानी के मुनाफे के लिए एकदम से कमर कस ली है। उन्हें कोयला खनन की अनुमति हर नियम कानून को ताक में रखकर दे दिया गया। यहाँ के आदिवासी अब तक इस फैसले का पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं, पर अब ये कब तक विरोध कर पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देश के बाहर का तो पता नहीं, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता। वो नहीं जो दिखते हैं, बल्कि वो जो पर्दे के पीछे हैं, और वही जिनके इशारों से देश चलता है, वही जो अडानी कंपनी के मालिक हैं। क्योंकि अगर अडानी सिर्फ व्यवसायी होते तो कम से कम कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी इनके सामने मजाक नहीं बनते। वे इतने पावरफुल हैं, तभी तो उन्होंने कसम खा ली है कि छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान के फेफड़े को एकदम से छलनी कर देंगे। चाहे जो भी हो जाए, हसदेव के समृद्ध जंगलों को वीरान कर देंगे। किसान आदिवासी मरें तो मरें, आने वाली पीढ़ियां बगैर सांस के मर जाएं तो मर जाएं। इन्हें विश्व में सबसे अमीर व्यवसायी होने का खिताब हासिल करना ही है। बस इसलिए ये सारा खेल चल रहा है। अब आप पूछेंगे कि खेल आखिर है क्या, तो पहले मामला समझ लीजिए। जिस हसदेव अरण्य के जंगल को लेकर, जिस विषय को लेकर भारत से बाहर चर्चा एकदम से गर्म है, उसकी चर्चा हमारे देश में तो छोड़िए, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी नहीं है। कुछ पर्यावरण प्रेमियों, कुछ मीडिया कर्मियों को छोड़ दें तो इसकी चर्चा उन जिलों में भी नहीं है जो जिले इस हसदेव के जंगलों के उजड़ने से प्रभावित होने वाले हैं। चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के खिलाफ या जंगल बर्बाद करने वालों के खिलाफ बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। आप सब चुप रहेंगे, इसलिए ऐसा लगने लगा है कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है, और ये चंद ग्रामीण लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भविष्य में आपके बच्चे खुली हवा में सांस ले सकें। कोरबा सरगुजा इलाके में प्रभावित आदिवासी किसान सरकार के गलत फैसले के विरोध में साल भर पहले 75 दिन तक धरने पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं उनसे मिलने ये सैकड़ों आदिवासी किसान तपती धूप में 300 किलोमीटर पैदल रायपुर नाप दिए, तब भी इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। आज पिछले 2 महीने से ये ग्रामीण उदयपुर के हरिहरपुर में सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ और अपने जंगल को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। घरों दफ्तरों के एसी कमरों में बैठे लोगों को शायद ये नहीं पता कि यह संपूर्ण वन हसदेव बांगो बांध का कैचमेंट है, जिसमें बिलासपुर, कोरबा सहित जांजगीर जिले के 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। और इस संपूर्ण वन इलाके को बचाने हसदेव क्षेत्र के आदिवासी पिछले 1 दशक से आंदोलनरत हैं। हसदेव अरण्य वन क्षेत्र मध्य भारत का एक समृद्ध वन इलाका है, और आज जब जलवायु परिवर्तन धरती पर जीवन बने रहने के अस्तित्व का संकट बन गया है, बावजूद इसके हसदेव जैसे समृद्ध जैव विविधता से संपन्न वन का विनाश एक आत्मघाती कदम है, तब भी हम चुप हैं। वर्ष 2015 में आपको याद होगा, हसदेव अरण्य के हजारों आदिवासियों के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आश्वस्त किया था उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जंगल के विनाश और आदिवासियों की कीमत पर खनन नहीं होना चाहिए। हालांकि वो चुनावी दौर था, लेकिन यह दुखद है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में बैठकर कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री अडानी कंपनी की लूट और उसके मुनाफे के लिए हसदेव को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, और अब राहुल गांधी भी चुप हैं। विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी क्रोनी कैपिटलिज्म और अडानी अंबानी की लूट पर हमलावर रहते हैं। आप देखेंगे कि हर मंच से अडानी के खिलाफ कुछ ना कुछ राहुल गांधी बोलते हैं और बोलकर आम जनता को हंसाने का काम करते हैं, परंतु उन्हीं की कांग्रेस शासित सरकारें अपने राज्यों में उस कारपोरेट लूट की सहयोगी बनकर कार्य कर रही है।
सरकार द्वारा जिस परसा ईस्ट केते बासेन खनन परियोजना के दूसरे चरण की अनुमति दी गई है, यह परियोजना अपने शुरुआत से ही कई अनियमितताओं और कानून का उल्लंघन कर शुरू की गई थी, जो हम सबको पता है, क्योंकि नियम कानून इस देश में सिर्फ आम आदमी के लिए है, बड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं। मार्च 2012 में इस परियोजना को मिली वन स्वीकृति को वर्ष 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निरस्त कर दिया गया था, यानी एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया था। और आज भी इस खनन परियोजना की कानूनन वन स्वीकृति नहीं है, फिर भी यहाँ काम चल रहा है। इसी परियोजना के लिए वर्ष 2016 में सरगुजा जिले के ग्राम घाटबर्रा गांव के सामुदायिक अधिकार को वन अधिकार कानून के विपरीत जाकर निरस्त कर दिया गया था, जिसका मामला आज भी न्यायालय में लंबित है। हाल ही में संपूर्ण हसदेव अरण्य के वन क्षेत्र का अध्ययन ICFRE और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने किया है। ICFRE ने हसदेव की समृद्धता को स्वीकार कर खनन के अपरिवर्तनीय दुष्परिणाम होने की बात कही थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट हम सब ने पढ़ा था। वन्यजीव संस्थान ने चेतावनी देते हुए कहा था कि हसदेव में खनन परियोजनाओं की अनुमति से मानव हाथी द्वंद्व की समस्या इतनी विकराल हो जाएगी कि उसे कभी संभाला ही नहीं जा सकता। हर दिन हाथियों मानव के बीच की जो द्वंद्व की खबरें हम पढ़ते और देखते हैं और भूल जाते हैं या यह सोचकर रह जाते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं, ये चुप्पी यकीन मानिए एक दिन हमें बर्बाद कर देगी। जिस तरह छत्तीसगढ़ के समृद्ध हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खनन परियोजना के दूसरे चरण के लिए पर्यावरणीय चिंताओं और मानव हाथी द्वंद्व के संकट को नज़रअंदाज कर आदिवासियों के विरोध को कुचलते हुए खनन की अनुमति दी गई है, यकीन मानिए कोरबा, जांजगीर, सरगुजा, सूरजपुर और वो कोरिया जिला जहां से हसदेव नदी का उद्गम है, यहाँ के रहवासी ये मान लें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को खुले में हवा में सांस लेने का मौका तक नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है इस कारपोरेट के खिलाफ, सरकार के गलत फैसले के खिलाफ इन आदिवासियों के साथ खड़े होकर इनकी नहीं बल्कि इस लड़ाई को हम अपनी लड़ाई समझकर इनका साथ दें, वरना भविष्य में पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। शुक्रिया।